रोज मंदिर जाते हो, दर्शन करते हो और लौट आते हो। कभी यह सोचा है कि आपके आसपास के जो मंदिर है वो किस शैली में बने हैं? मंदिर के ऊपर का गुम्बद गोल, चौकोर या सीढ़ीदार होते हैं। आखिर क्यों होते हैं? मंदिर में गर्भगृह, बरामदा होता है, आखिर क्यों होता है? क्या पूरे भारत में एक जैसे मंदिर बने हैं या अलग अलग तरह के मंदिर बने हैं? असल में भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा कब आई, आइए जानते हैं। भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा वैदिक युग, जिसे कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व अर्थात आज से 2500 से 3500 साल पूर्व के बाद शुरू हुआ था, जब यज्ञ वेदियों के स्थान पर पत्थरों से बने धार्मिक स्थलों का निर्माण होने लगा। कुछ प्राचीन शिलालेख दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जो पत्थरों से बने पूजा स्थलों का संकेत देते हैं। गुप्त काल, जिसमें चौथी शताब्दी ईस्वी में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया ने गति पकड़ी और इस दौरान बड़े पैमाने पर संरचनात्मक मंदिर का निर्माण हुआ। संरचनात्मक मंदिर अर्थात बरामदा, गुम्बद, चौकोर, गोल या गर्भगृह, इस प्रकार से। इस काल में वास्तुकला के क्षेत्र में द्रविड़ और नागर शैलियों के अतिरिक्त बेसर नामक एक नई शैली का भी प्रादुर्भाव हुआ। हम देखते हैं कि बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रित रूप है। मिश्रित रूप होने के यह मिश्रित शैली और कल्याणी के चालुक्यों तथा द्वार समुद्र के होयसलों के प्रश्रय में निर्मित होने से यह चालुक्य होयसल शैली भी कहलाती है। कल्याणी के चालुक्य अर्थात दक्षिण भारत के कुछ राजा और द्वार समुद्र, यह भी दक्षिण भारत के ही राजा थे। इस प्रकार के मंदिरों के शिखर नाग की बेसर नुमा गोले व नुकीले होते हैं। संभवतः इसीलिए ये बेसर शैली के कहलाते हैं। इस शैली की विशिष्टता यह है कि मंदिर के गर्भगृह वर्गाकार नहीं अपितु तारकृत या बहुकोणीय होते हैं और गर्भगृह पर आच्छादित शिखर पिंडकार होते हैं तथा वे फैले कलश से मंडित होते हैं। इसके वर्गाकार या आयताकार मंडप की छत प्रायः शिखर रहित सपाट होती है। इस शैली के मंदिर हमें धारवाड़, मैसूर और दक्षिण पठार में बिखरे हुए मिले हैं। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ, वेलूर, हलेवीद या द्वार समुद्र के हैं। होयसल नरेश वीणादित्य बल्लाल द्वारा निर्मित कराया गया सोमनाथ का मंदिर 1043 ईस्वी में बना था, जो अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय है। इसके मुख्य मंडप के तीनों ओर गर्भगृह है, जो बसर प्रकार के लघु पिरामिडिकल शिखर से आच्छादित है। मंडप के सामने अर्ध मंडप है, जिसकी छठ चपटी पूरा मंदिर एक अधिष्ठान पर आधारित है। इस मंदिर के सभी अंग तक्षण शिल्प से पूरी तरह अलंकृत है। तक्षण शिल्प अर्थात जो कि हम मूर्तियां उकेरते हैं या कुछ डिजाइन बनाते हैं। बेसर शैली में होयसल कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हलेवीद का होयसलेश्वर मंदिर है। यह मंदिर प्रायः 2.5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। मंदिर की इस ऊंचाई में एक वेद का बाद एक के बाद एक 11 अलंकृत पट्टिकाएं हैं, जिन पर हजों, सिंहों, अश्वरोहियों और पशु पक्षियों की अनेक मूर्तियां अलंकृत की दृष्टि से उत्कीर्ण की गई है। दक्षिण भारत में हमें इस प्रकार की कई मंदिर और शैलियां देखने को मिलती हैं। पूर्व हिंदू मध्यकाल में जिस द्रविड़ शैली का विकास हुआ था, उसका चरमोत्कर्ष एवं अवसान उत्तर हिंदू मध्यकाल में हुआ। दक्षिण भारत में इस काल के प्रमुख शासक चोल बहुत बड़े वस्तु निर्माता थे, जिन द्रविड़ शैली का विकास कर उसे पूर्णता की ओर पहुंचाया। द्रविड़ शैली में चोल मंदिरों की प्रमुख विशेषता है उनका विशालकाय विमान, जिसे कि शिखर, मध्य में विस्तृत आंगन और विशाल तोरण द्वार, जो गोपुरम कहलाता है। इस चोल कला का आंदोलन इतनी तीव्रता से चला कि परवर्ती पल्लव शैली, जिसे अपराजित शैली कहते हैं, चोल शैली के सन्निकट आ गई। चोल नरेश राज के मंदिर का अनुसरण कर पल्लव अपराजित वर्मन ने पांडिचेरी के निकट बेलूर में मंदिर बनवाया। चोलों के बाद पांड्य नरेशों ने चोलों की गोपुरम शैली की ओर अधिक विकसित किया। चोल मंदिर में सर्वश्रेष्ठ मंदिर बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर है, जिसे राज चोल ने 1003 ईस्वी से 1020 ईस्वी के मध्य तंजौर में बनवाया था। यह एक विशाल मंदिर है जो 155 मीटर लंबे, 77 मीटर चौड़े एक आयताकार घेरे में बना है। इसके भीतर 9 विस्तृत आंगन तथा मंदिर है। मंदिर का मुख्य भाग प्रायः 55 मीटर लंबा व 55 मीटर चौड़ा है, जो भूमि से 66 मीटर ऊंचा है।
मंदिर के विमान शिखर का आधार प्राय 25 मीटर है, जिस पर 58 मीटर ऊंचा 14 तलों वाला विशाल शिखर बना है। शिखर का भार प्रायः 80 टन है, जो एक पत्थर का बना विशाल गुम्बद सा है। यह प्राय 8 मीटर ऊंचा है। मंदिर के भीतर का गर्भगृह 14 गुणा 14 मीटर लंबा चौड़ा और गर्भगृह में 4 मीटर ऊंचा वाला पत्थर एकाश्म शिलालिंग या शिवलिंग है। मंदिर के सामने नंदी मूर्ति है, जिसकी लंबाई 5.87 मीटर, चौड़ाई, उसकी ऊंचाई। संपूर्ण मंदिर विभिन्न मंत्रियों एवं मूर्तियों एवं अन्य अलंकरणों से सुसज्जित है। परसी ब्राउन ने लिखा है कि तंजौर का यह मंदिर और उसका शिखर मंदिर निर्माण कला की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची और सबसे अधिक महत्वाकांक्षा पूर्ण कृति है। राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल ने तंजौर में सुब्रमण्यम का एक मंदिर बनवाया। यह राजराजेश्वर मंदिर से कम प्रभावशाली है, पर अपने लालित्य में अधिक पूर्ण है। इसकी बारीक तक्षण एवं मूर्तिकला उल्लेखनीय है। 1025 ईस्वी में राजेंद्र चोल ने गांगकोंडई चोलपुरम में भी एक विशाल मंदिर बनवाया, जो यद्यपि तंजौर के राजराजेश्वर से ऊंचाई व आकार में छोटा है, पर बहुत ही कलापूर्ण एवं प्रभावोत्पादक है। निसंदेह चोल कला का यह दूसरा भव्य उदाहरण है। तंजौर जिले में स्थित दासपुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर, त्रिभुवनम का त्रिभुवेश्वरम मंदिर भी चोलों के काल में बने थे। ऐरावतेश्वर में रथ के आकार का सभा मंडप है, जिसे हाथियों द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। चोल काल का एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर कुंभकोणम का नागेश्वरम मंदिर है। उल्लेखनीय है कि राजराज व राजेंद्र चोल महान निर्माता थे, जिनके काल में द्रविड़ शैली कला की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति हुई। द्रविड़ अर्थात दक्षिण भारत के मंदिर और वहाँ की शैलियाँ। पल्लव नरेशों ने द्रविड़ वास्तुकला के क्षेत्र में जिस मंदिर कला की नींव रखी, उसे चोल नरेशों ने अपनी प्रतिभा एवं कला प्रियता से और आगे बढ़ाया। शुरू में चोल नरेशों ने छोटे मंदिर बनवाए, जो आकार में छोटे थे, पर कला की दृष्टि से पल्लव वास्तुकला से अधिक उन्नत एवं समृद्ध थे। उल्लेखनीय है कि जहाँ पल्लवों ने एकाश में मंदिर वस्तु में अपनी कला निपुणता का प्रदर्शन किया, वहाँ चोलों ने भारतीय इमारतीय संरचनात्मक मंदिर वास्तु निर्माण में अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित की। पल्लवों और चोलों ने द्रविड़ मंदिर निर्माण की जो कला शैली प्रचलित की थी, उसमें पांड्य राजाओं ने अनेक परिवर्तन किए। पांड्यों ने द्रविड़ मंदिरों की योजना, रचना तथा आकार में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। चोल मंदिरों के गर्भगृह मूर्ति प्रकोष्ठ के ऊपर ऊंचा शिखर होता था, जो कलापूर्ण मंदिर का प्रमुख अंग होता था, और मंदिर के अन्य भाग गौण होते थे। पर पांड्य राजाओं ने अब शिखर की भव्यता के स्थान पर गोपुरम प्रवेश द्वार की भव्यता की ओर विशेष ध्यान दिया। पांड्यों के काल में शिखर की अपेक्षा गोपुरम भव्य एवं कलापूर्ण बनने लगे। फल यह निकला कि चोल शिखरों की अपेक्षा पांड्य गोपुरम अधिक विशाल एवं कलापूर्ण बन गए। कहीं कहीं पर गोपुरम न तो शिखरों की भी अनाच्छादित कर दिया। उत्तर भारत में भी इसी प्रकार से मंदिर निर्माण की शैलियों का विकास हुआ। इसी प्रकार पूर्व में हिंदू मध्यकाल में जिस नागर शैली का विकास हुआ था, उसका चरमोत्कर्ष एवं अवसान उत्तर हिंदू मध्यकाल में होता है। नागर मंदिरों के प्रमुख अंग गर्भगृह, मंडप और इन पर आच्छादित शिखर है। इस काल में नागर मंदिर के विभिन्न अंगों का अधिकाधिक विकास हुआ, और यह विकास भी विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय शैलियों के साथ अलग अलग हुआ। इस काल में मंदिर को प्राय एक जगती, जिसे चबूतरा कहते हैं, उस पर बनाने की परंपरा का विकास हुआ। इसके साथ ही मंदिर के अलंकृत करने की दृष्टि से रथ योजना का अपूर्व विकास हुआ, जिससे विगत काल में मात्र प्रारंभ किया गया। फलतः इस काल में नागर मंदिर के गर्भगृह त्रिरथ से बढ़कर पंचरथ, सप्तरथ, नौरथ आदि के आकार का निर्मित होने लगे, और रथों में भी उपरथ की योजना बनाई जाने लगी। प्रत्येक रथ को अधिष्ठान से शिखर तक अलंकृत करने की शैली की अधिकाधिक विकास इसी काल में हुआ। मंदिर का सबसे निचला भाग अधिष्ठान, जो कि जगती के ऊपर निर्मित होता था, उसको विभिन्न अलंकृत पट्टिकाओं से सुसज्जित किया जाता था। इसी अधिष्ठान पर गर्भगृह तथा मंडप के मंडपोर अर्थात मध्य भाग का निर्माण किया जाता था। इस मंडपोर को विभिन्न प्रकार के मूर्ति समूहों तथा पादप, पुष्प, लताओं आदि से अधिकाधिक अलंकृत करने की शैली का भी इस काल में बहुत विकास हुआ। गर्भगृह तथा मंडप के कुछ भाग खुले भी रखे जाते थे, जिससे मंदिर में प्रकाश की समुचित व्यवस्था होती थी। इस काल में बड़े मंदिर प्रायः शानदार प्रकार के प्रदक्षिणापथ युक्त बनाए जाते थे।
ऐसा पूर्व काल में नहीं बनता था। गर्भगृह को कर्विलीनियर शिखर से आच्छादित किया जाता था और इस शिखर का शीर्ष भाग आमलक बीजपूरक से मंडित होता था। शिखर को मंदिर के रथों के अनुसार नियोजित कर अलंकृत किया जाता था। इन शिखरों के अलंकरण में नागर शैली की क्षेत्रीय भिन्नता स्पष्ट देखी जा सकती है। मंदिर के मंडप को पिरामिड शिखर से आच्छादित किया जाता था, जिन्हें काफ़ी अलंकृत किया गया था। इस काल के मंदिरों में सर्वत्र अलंकरण की प्रधानता मिलती है। उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, मालवा, राजस्थान, मालवा, मध्य भारत, विंध्य क्षेत्र व हिमालय की तराइयों तथा कश्मीर में अपनी कला के प्रभाव से क्षेत्रीय शैलियों को लेकर विकसित हुए हैं। उड़ीसा के क्षेत्रीय शैली में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का मंदिर और समुद्र तट पर पुरी में जगन्नाथ का मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें भी कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें उड़ीसा शैली के गर्भगृह और मंडप पूर्ण विकसित अवस्था में प्रदर्शित हैं। मंदिर रथ के आकार का है, जिसे पाषाण पर उकेरे सजीव उकेर लगते हैं। अश्व खींचते हैं और रथ के पहिए अधिष्ठान में उत्कीर्ण है। मंदिर की रचना शैली की भव्यता और अलंकरण के बाहुल्य ने उसे अत्यंत ही आकर्षक बना दिया है। गुजरात के चालुक्य, सोलंकी, नरेशों के काल में भी यहाँ के नागर शैली का विकास होता दिखाई देता है। इसी प्रकार से हमारे मंदिरों के निर्माण हुए। इन मंदिरों में भीमदेव, कर्णदेव, सिद्धराज तथा कुमारपाल आदि शासकों के काल में विकसित होते देखे जा सकते हैं। इस शैली का अपूर्व विकास सौराष्ट्र में गिरनार तथा सज्जुजय के जैन मंदिरों में मिलता है। राजस्थान में आबू और ओसिया में स्थित इस क्षेत्र के नागर मंदिर अपनी क्षेत्रीय शैली के लिए उल्लेखनीय है। जोधपुर से प्राय 80 किलोमीटर दूरी ओसिया के मंदिर है। यहाँ पर 16 हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है। आबू के जैन मंदिर में अलंकरण की सुंदरता दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसी काल में परमारों के प्रश्रय में मालवा में अनेक मंदिर बने, जिनमें पठारी, ग्यारसपुर, भोजपुर और उदयपुर आदि के मंदिर उल्लेखनीय है। भोजपुर मंदिर का केवल गर्भगृह ही अवशिष्ट है। परमार कला की एक अच्छी झांकी उदयपुर के भुवनेश्वर या उदयश्वर मंदिर में मिलती है, जिसके गर्भगृह मंडप और शिखर पूर्णतः सुरक्षित है। इसी काल में इधर बुंदेलखंड और बघेलखंड में क्रमशः चंदेलों व कलचुरियों के प्रश्रय में नागर मंदिरों की क्षेत्रीय शैलियों का विकास भी हमें देखने को मिलता है, जिनमें कई अलग अलग मंदिर बने। इस प्रकार से भारत में नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेशिर शैली का विकास हुआ और अपने अपने क्षेत्रीय इलाकों में इस शैली ने अभूतपूर्व विकास के साथ क्षेत्रीय शैलियों को जन्म दिया। धन्यवाद।